अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज लेक्चर नंबर 1 to 9 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 10 है आज हमारा, और इसको हम डिस्कस करेंगे विद एसोसिएशन के साथ। और आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि विच रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी है रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ निशान हैदर। तो जो सबसे ज़्यादा निशान हैदर किस रेजिमेंट ने जीते, किस रेजिमेंट ने को मिले, रिसीव किए, तो वो पंजाब रेजिमेंट जो है वो उसको ये मिले सबसे ज़्यादा जो है। अगर हम ये देखें तो जो मेजर अगर रेजिमेंट अगर देखें पाकिस्तान की, तो वो पांच जो है वो मेजर रेजिमेंट है पाकिस्तान में। एक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट है, ठीक है, आज़ाद कश्मीर है रेजिमेंट, आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह पंजाब रेजिमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और पंजाब के बाद सिंध है, सिंध रेजिमेंट। और इसी तरह बलोच रेजिमेंट, यानी बलोचिस्तान से बलोच रेजिमेंट। आगे नेक्स्ट है हमारी फ्रंटियर जो है रेजिमेंट, ठीक है, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ठीक है, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। तो ये जो बेसिकली ये पांच जो है ये मेजर रेजिमेंट है पाकिस्तान की, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा निशाने हैदर मिले वो पंजाब रेजिमेंट को मिले। और अगर हम निशाने हैदर देखें पंजाब रेजिमेंट को, तो वो कितने मिले, तो वो जो है निशाने हैदर वो पांच बंदों को मिले हैं। जिनमें अगर हम देखें तो राजा मोहम्मद सरवर, ये भी पंजाब रेजिमेंट से थे, पहले राजा मोहम्मद सरवर थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें सेकंड नंबर पे हमारे पास तुफैल मोहम्मद है, इनका ताल्लुक भी पंजाब रेजिमेंट से था। और नेक्स्ट राजा अजीज भट्टी शहीद साहब जो है, इनका ताल्लुक भी पंजाब रेजिमेंट से था। मोहम्मद हुसैन 1971 में इनको मिला, तो ये पंजाब रेजिमेंट में से थे। और मोहम्मद महफूज, ठीक है। तो ये पांच बंदे जो है, तो इनको जो सबसे निशान हैदर से रिसीव हुए। और ये इन सब का ताल्लुक किससे था, पंजाब रेजिमेंट से था। इसके अलावा अगर हम देखें तो बलोच रेजिमेंट से अब तक जो है ना, अब तक जो बलोच रेजिमेंट में से है वो चार आर्मी चीफ सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो करंट आर्मी चीफ है वो तो आसम मुनीर है। और इनका ताल्लुक जो है वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। जो करंट आर्मी चीफ है वो सैयद आसम मुनीर। और इनका ताल्लुक किस रेजिमेंट से है, तो ये फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है, ठीक है, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। ये आपको पता होना चाहिए इनके जो ये करंट है। और ये 11वें नंबर के आर्मी चीफ हैं। अगर हम देखें तो इशफाक परवेज कियानी बलोच रेजिमेंट से थे। इशफाक परवेज कियानी साहब जो है वो बलोच रेजिमेंट से थे। और ये कब से कब तक रहे, ये 2007 से 2013 तक ये आर्मी चीफ रहे। और इनका ताल्लुक पंजाब बलोच रेजिमेंट से था, ठीक है, बलोच रेजिमेंट से। अब तक जो सिलेक्टेड हैं वो चार हैं। इसी तरह जो कमर जवेद, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, ठीक है, कमर जवेद बाजवा, इनका ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से था। और ये जो आर्मी चीफ रहे हैं 2016 से 22 तक ये आर्मी चीफ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मिर्ज़ा असलम बेग साहब जो थे, मिर्ज़ा असलम बेग, तो इनका ताल्लुक भी किससे था, बलोच रेजिमेंट से। ये 1988 से 1991 तक रहे हैं। और जो जनरल याह्या खान थे, जनरल याह्या खान, इनका ताल्लुक भी क्या था, बलोच रेजिमेंट से ही था, जनरल याह्या खान। तो ये 1966 से 1971 तक आर्मी चीफ रह चुके हैं बेसिकली। उस वक्त आर्मी चीफ का तो ओहदा नहीं था, वो कमांडर इन चीफ का ओहदा था। तो ये फिफ्थ कमांडर इन चीफ थे, फिफ्थ एंड लास्ट कमांडर इन चीफ थे। फिर ये टाइटल चेंज कर दिया गया और आर्मी चीफ का टाइटल आ गया। तो फिफ्थ कमांडर इन चीफ जो थे वो कौन थे, वो जनरल याह्या खान थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस हवाले से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, सिराज रिसानी बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सिराज रिसानी जो है ये बलूचिस्तान की बलूचिस्तान पार्टी से हैं।
और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2018 में हुई, सुसाइड बम्बिंग में। ठीक है, वो पॉलिटिकल कंपेन कर रहे थे, ठीक है, वोटर की कंपेन जो होती है वो कर रहे थे 2018 में, तो वो सुसाइड बम्बिंग में इनकी फिर डेथ हो गई। ठीक है, तो ये 2018 में इनकी डेथ है। तो ये सिराज रसानी साहब किस पार्टी से ताल्लुक था? तो बलूचिस्तान पार्टी से ताल्लुक था इनका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फेमस प्लेस मकली इज इन सिंध इज़ा, तो ये मकली जो सिंध में है ये क्या है? ये ग्रेव यार्ड है। ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जो हुई है, यूनेस्को की लिस्ट में ये कब आई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1981 में, ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में 1981 में। जो टोटल है यूनेस्को लिस्ट में पाकिस्तान की साइट्स वो 6 हैं, और इनकी डिटेल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ फेमस बुक नाइदर हाक नॉर अ डव इज रिटन बाय पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, व्हाट इज हिज नेम? तो उनका क्या नेम था? तो उनका नेम था जी खुर्शीद कसूरी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी मतलब फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। तो ये इनका अगर हम टेनोर देखें तो ये फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन अफेयर्स को कब तक डील करते रहे छुट्टे, ये नवंबर 2002 से लेके 2000 नवंबर 2007 तक ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को डील करते रहे हैं। बाकी जो मलिहा लोधी हैं, इनकी जो फेमस बुक है पाकिस्तान द सर्च फॉर स्टेबिलिटी, ये जो अभी 2024 में लॉन्च हुई है, पाकिस्तान द सर्च फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये 2024 में लॉन्च हुई है, इसलिए इस हवाले से आपको लाजमी पता होना चाहिए, द सर्च फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान इनकाउंटर विद डेमोक्रेसी, ये भी इनकी ही बुक है। पाकिस्तान इनकाउंटर विद डेमोक्रेसी, ये भी इन्हीं की बुक है। तो ये दो चीज़ें आपको इनके हवाले से ये बुक का पता होना चाहिए। मलिया लोधी की ये दो बुक्स हैं। बाकी के अजीज़ की फेमस बुक अगर हम देखें तो वो मर्डर ऑफ हिस्ट्री जो है, ठीक है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, ये इनकी बुक है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। ये के अजीज साहब की बुक है। इसके अलावा इनकी और जो फेमस बुक है, काफ़ी बुक्स हैं जो फेमस फेमस है, वो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इन्हीं की है, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये बुक भी इनकी ही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये भी इनकी ही बुक है, पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये भी इनकी बुक है। इसके अलावा मर्डर ऑफ हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, तो द ब्रिटिश इन इंडिया एक और इम्पोर्टेंट बुक है इनकी, द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये 3 4 बुक्स इनकी आपको लाजमी पता होनी चाहिए। द ब्रिटिश इन इंडिया, पार्टी मर्डर ऑफ हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये सारी जो किताबें हैं इनकी इंपॉर्टेंट जो हैं वर्क्स, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो नाइदर हाक नार डव, ये खुर्शीद कसूरी साहब हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर के अहदे पे रह चुके हैं, और 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट बरानी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड एट, तो जो फर्स्ट बरानी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई वो कहाँ हुई? वो रावलपिंडी में हुई। और ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1998 में। ठीक है, 1998 में ये इस्टेब्लिश हुई। पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट बरानी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई? 1998 में ये इस्टेब्लिश हुई। बाकी अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा बरीड इन, तो ये कहाँ बरीड है? तो ये तेहरान में बरीड है। अयूब खान के दौर में अयूब खान साहब ने इनको एग्जाइल किया। ठीक है, अयूब खान के दौर में ये एग्जाइल हो गए, अयूब खान साहब ने एग्जाइल किया जब मार्शल लॉ लगा 1958 में। और ये बरीड है तेहरान में। और ये कब फौत हुए? 1969 में, 30 नवंबर 1969 में। ठीक है, और ये अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो वो भी 13 नवंबर ही है, लेकिन 1899, 30 नवंबर 1899। ये मुर्शिदाबाद बंगाल में पैदा हुए थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, मुर्शिदाबाद बंगाल में ये पैदा हुए। इनके वाले से अगर हम देखें तो बाकी ये फोर्थ गवर्नर जनरल रह चुके हैं। ठीक है, ये फोर्थ गवर्नर जनरल थे, और शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पे भी इन्होंने सर्व शॉर्टेस्ट गवर्नर जनरल के तौर पे इन्होंने सर्व किया 1955 से 1956 तक ये गवर्नर जनरल रह चुके हैं। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो भी रह चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट
और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर हम देखें इनका टेन्योर तो 56 से 1956 से 1958 तक है। ये इनके हवाले से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट, फोर्थ गवर्नर जनरल, मुर्शिदाबाद बंगाल में पैदा हुए 30 नवंबर 1899 को। और उसके अलावा अगर हम देखें तो 1969 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो जो आर्टिकल 6 है वो हाइट रीजन के अबाउट डील करता है। बाकी एजुकेशन फॉर ऑल और हेल्थ के रिलेटेड जो 25A जो आर्टिकल है ये डील करता है एजुकेशन फॉर ऑल के। और फंडामेंटल राइट्स के अगर हम देखें तो आर्टिकल 8 से 28 तक जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 47 में है। और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल किस में है, वो 41 में है। ठीक है। ठीक है, इलेक्शन या अपॉइंटमेंट फॉर प्रेसिडेंट तो वो कौन से हैं, आर्टिकल 41। और इम्पीचमेंट जो है वो 47 में मेंशन की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए ये इनको इनका आपको पता होना चाहिए। तो मेन हमारा क्वेश्चन यही है कि हाइड्रियन जो है वो आर्टिकल 6 के तहत लगती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टास्क फोर्स एस्टेब्लिश बाय पाकिस्तान नेवी टू डिफेंड सी पैक इज कॉल्ड। उस टास्क फोर्स का क्या नाम था, टास्क फोर्स 88। और ये कब इस्टेब्लिश कब हुई, तो ये अगर हम इसकी एस्टेब्लिश देखें तो यानी ये कब बनी, तो ये बनी जी 30 दिसंबर, 13 दिसंबर 2016 यानी 30 दिसंबर 2016 में ये टास्क फोर्स 88 कायम हुई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेंटेगो कैल्म्स फॉर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड। तो कौन सा सिस्टम दिया, डीआरकी सिस्टम इन्होंने इस रिफॉर्म्स ने दिया इसको। इंडियन कौंसल एक्ट 1990, इंडियन एक्ट भी कहते हैं, 1990 के नाम से भी मशहूर है, मोंटेगो कैम्प्स फॉर रिफॉर्म से भी मशहूर है। और ये 1919 में बेसिकली क्या आया, ये एक्ट आया और इसने क्या सिस्टम दिया, डीआरकी सिस्टम दिया। और इसी को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन को इंडिया में भेजा गया, जो कि 1928 में पहुंचा इंडिया में और 1927 में वहां से भेजा गया। तो ना साइमन कमीशन और उसकी जो साइमन रिपोर्ट थी वो 1930 में आई और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इस सिस्टम को, जो ये रिफॉर्म्स हैं या इंडियन एक्ट है 1919 का, तो उसको रिव्यू करना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हेड ऑफ द सेनेट इज कॉल्ड। तो अगर हम सेनेट का हेड देखें तो वो कौन है, वो चेयरमैन होता है। और जो स्पीकर होता है वो नेशनल असेंबली का यानी कौमी असेंबली का जो हेड होता है वो स्पीकर होता है। और जो हेड ऑफ स्टेट होता है, सेरिमोनियल हेड ऑफ स्टेट होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और ये सेरिमोनियल होता है। बाकी चेयरमैन होता है जो सेनेट का, वो सेनेट का चेयरमैन होता है। और स्पीकर जो होता है वो नेशनल असेंबली का होता है। अगर हम करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट देखें तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी है। करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट वो कौन है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी है। और अगर इनका देखें तो ये 9th इन रो है, यानी 9वें नंबर के ये चेयरमैन है। बाकी स्पीकर देखें, करंट स्पीकर अगर आपके पास देखें तो ये एयाज सादिक है। ठीक है, ये करंट स्पीकर जो है वो एयाज सादिक है। और डिप्टी स्पीकर अगर हम देखें तो वो गुलाम मुस्तफ़ा शाह है। ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो है वो डिप्टी स्पीकर है। और जो स्पीकर हैं वो कौन है, एयाज सादिक साहब हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इन हवाले से पता होना चाहिए। और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है वो सीडल खान नासर है। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट वो सैडल खान नासर साहब हैं जी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट। ठीक है, नसार भी कह सकते हैं आप इसको। तो सैडल खान नसार जो है वो डिप्टी चेयरमैन है और जो चेयरमैन है वो यूसुफ रज़ा गिलानी है, 9th है। और स्पीकर जो है वो एयाज सादिक है। और जो करंट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो होता है वो सरमोनियल हेड ऑफ स्टेट होता है। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी जो कि सेकंड टर्म अपनी उनकी कंटिन्यू है, 2024 में स्टार्ट हुई है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो 14th प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड पाकिस्तान विन इन द कॉमनवेल्थ गेम 2010 हेल्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में हुई थी 2010 में। तो पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल जीते,
तो 2 गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने वन किए 2010 की गेम जो कि इंडिया में हुई थी। ठीक है, तो बाकी अगर हम ये देखें तो 2022 की गेम अगर हम देखें तो 2022 की गेम्स जो अभी इससे पहले हुई हैं, रिसेंट जो गेम्स हैं वो 2022 की हैं, कॉमनवेल्थ गेम, और ये हर 4 साल के बाद होती है। नेक्स्ट 2026 में होगी ग्लासगो में इंशाल्लाह। तो 2022 में अगर देखें तो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पाकिस्तान ने, 3 सिल्वर जीते हैं पाकिस्तान ने, और 2 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये 3 कैटेगरी होती है मेडल की। तो गोल्ड 2, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टोटल जो जीते हैं पाकिस्तान ने 2022 में वो 7 जो है वो जीते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इंक्लूडेड हुआ था कॉमनवेल्थ गेम में, यानी सब फर्स्ट टाइम जो खेला है, पार्टिसिपेट किया है, वो 1954 में है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो गया। ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कब हुआ, तो 1954 में, बिटवीन 1972, जबकि जनवरी 1972 को पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को लेफ्ट किया था और 1989 को रीजॉइन किया था, तो पाकिस्तान ने किसी भी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट जो है कॉमनवेल्थ गेम वो 2026 में, अल्लाह ने चाहा तो वो ग्लासगो में होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारा है कि हु रोट द बुक द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुक है। ठीक है, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है वो बेनज़ीर भुट्टो की अगर आप बुक देखें तो वो डाटर ऑफ द ईस्ट और डाटर ऑफ डेस्टिनी इनकी 2 फेमस बुक हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला साहब की है, और जनरल अयूब खान की फ्रेंड नॉट मास्टर्स। बाकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या नेल्सन मंडेला और अयूब खान की तमाम बुक्स की अगर आप पता करना चाहें जो फेमस बुक है, तो आप पिछली वीडियो को लाजमी विजिट करें। वो उसमें हमने सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वन द फर्स्ट एंड ओनली T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टेंसी ऑफ। तो पाकिस्तान ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, और वो फर्स्ट भी था और ओनली वही क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो वो कब जीता और किसकी कैप्टेंसी में जीता। तो यूनस खान की यूनस खान उस वक्त कैप्टन थे, और जो पाकिस्तान ने ये जीता वो 2009 में। ठीक है, 2009 में बेसिकली ये सेकंड एडिशन था T20 का उस, और ये पाकिस्तान ने वन किया था। और फर्स्ट एडिशन जो था वो 2007 में हुआ, और 2007 में फर्स्ट एडिशन हुआ, और वो इंडिया ने वन किया है। 2007 वाला जो फर्स्ट एडिशन था वो कौन जीता, वो इंडिया जीता, और पाकिस्तान उसमें रनर अप रहा। और पाकिस्तान ने 2009 में जो जीता वो श्रीलंका के खिलाफ, यानी रनर अप कौन था, वो श्रीलंका था, यानी श्रीलंका को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। और अब तक जो T20 के एडिशन हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। और जो ग्रैंड चैंपियन है T20 का वो इंडिया है। 2023 में जो एडिशन हुआ है वो इंडिया ने जीता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस इन नेक्स्ट हम देखते हैं कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। तो जो कराक्रम हाईवे को अगर हम देखें तो ये 1979 में कंप्लीट हुई, 1959 में स्टार्ट हुई। इसका जो स्टार्टेड जो हुई थी वो 1959 है और कंप्लीटेड 1979 है। ठीक है, इस कराक्रम हाईवे को पाकिस्तान में N35 के नाम पे से भी जाना जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, और इसको इसकी जो लेंथ अगर हम देखें तो वो 810 माइल में अगर देखें तो 810 माइल है, या 1300 किलोमीटर है इसकी लेंथ कराक्रम हाईवे की। और कराक्रम जो रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो K2 पीक है कराक्रम रेंज की अगर आप देखें। और इसी तरह कराक्रम पास जो है वो कश्मीर और चाइना के दरमियान है। ठीक है, कराक्रम जो पास है वो किस किस के दरमियान है, वो अगर हम देखें तो वो कश्मीर और चाइना के दरमियान है। कश्मीर और चाइना के दरमियान ये कराक्रम पास है। उसके अलावा देखें तो पाकिस्तान जो लास्ट टाउन इन कराक्रम हाईवे पे जो लास्ट टाउन है, और उसके बाद यानी चाइना का एरिया स्टार्ट हो जाता है, उस टाउन का नाम क्या है, वो सोस्ट जो है वो टाउन है, लास्ट टाउन ऑफ पाकिस्तान। उस टाउन का भी आपको पता होना चाहिए, वो सोस्ट है। ठीक है, कराक्रम है हाईवे पाकिस्तान में कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है पाकिस्तान में। अगर हम देखें तो ये हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको फ्रेंडशिप हाईवे के नाम से भी जाना जाता है इन चाइना। ठीक है, चाइना वाले इसको फ्रेंडशिप हाईवे भी कहते हैं।
ठीक है, फ्रेंडशिप हाईवे इन चाइना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। तो जो खुंजराब पास है वो कराकरम रेंज में है। ठीक है, खुंजराब पास जो है वो किस रेंज में है? वो कराकरम रेंज में है। ठीक है, कराकरम रेंज में। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें। तो ये कराकरम जो हाईवे है, जिसको N35 पाकिस्तान में कहते हैं, ये ओपन फॉर पब्लिक जो हुई है वो 1986 में हुई है। तो ये ओपन फॉर पब्लिक कब हुई है? ये 1986 में हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होना चाहिए, कराकरम के हवाले से बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। तो जो चेयरमैन होता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का, वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं जी। जो आर्टिकल डील करता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को, वो आर्टिकल 156 डील कर रहा होता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को। और जो ये कब हुई थी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रिसेंट फॉर्म हुई है 8 जून 2022 को। ठीक है, 2022 में ये बनी है। और इसमें मेंबर्स की तादाद जो है वो 13 है। मेंबर जो है इसमें वो 13 है। और जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है इसका। ठीक है, तो ये आपको इकोनॉमिक काउंसिल की बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि हुआ द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। तो पंजाब के जो पहले मुस्लिम गवर्नर थे वो सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब थे। तो जो फर्स्ट सीएम पंजाब थे या वेस्ट पंजाब थे वो इफ्तिखार हुसैन ममडोड, इफ्तिखार हुसैन खान ममडोड थे। ये फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब या वेस्ट पंजाब। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट गवर्नर जो थे, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर आए तो वो सरदार अब्दुल रब निश्तर है। और अगर फर्स्ट गवर्नर सिंपली पूछ ले तो वो फ्रांसिस मूडे है। ठीक है, फ्रांसिस मूडे जो है वो फर्स्ट गवर्नर है। और फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जो है वो कौन है? वो सरदार अब्दुल रब निश्तर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये सरदार अब्दुल रब निश्तर का अगर हम टेनोर देखें तो 1949 से 51 तक है। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान जो थे वो मुश्ताक गुरमानी थे। ठीक है, तो ये वेस्ट पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर थे। वेस्ट पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर। और फिरोज खान नून ये 7th पीएम रह चुके हैं पाकिस्तान के। फिरोज खान नून साहब 7th पीएम रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने गवादर वाला मतलब गवादर वाली डील 8 सितंबर 1958 को की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए। ये फर्स्ट सीएम आए तो इफ्तिखार हुसैन ममडोट। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर आए तो सरदार अब्दुल रब निश्तर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ज़रबे अज़र अंडरवेंट इन द फार्मर फाटा। तो इसका अजब वाज द नेम ऑफ, अजब क्या था? ये स्वॉर्ड ऑफ द, ये अजब क्या थी जी? ये स्वॉर्ड ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो ये उनकी तलवार का नाम था। और अगर हम देखें तो ये ज़रब अज़ब कब स्टार्ट हुआ? तो ये 15 जून 2014 को। ठीक है, अब इस ऑपरेशन को देखें तो ये 15 जून 2014 को स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 22 फेब 2017 को। इसके बाद जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ वो रद्दुल फसाद था। ठीक है, रद्दुल फसाद इसके बाद स्टार्ट हुआ वो 23 फेब 2017 को, यानी फ़ौरन ही स्टार्ट हो गया। तो 2017 को ये स्टार्ट हुआ रद्दुल फसाद ऑपरेशन। और जुलाई 2024 तक ऑलमोस्ट रद्दुल फसाद रहा। और अभी जो करंट ऑपरेशन चल रहा है वो अज़्म इस्तेकाम। ठीक है, अज़्म इस्तेकाम जो है वो अभी लॉन्च किया गया है। और ये जून 2024 में। ठीक है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है वो पाकिस्तान में अब लॉन्च किया गया है। और ये कब लॉन्च किया गया इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। तो ये 22 ऑफ जून, 22 ऑफ जून 2024। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है ये अभी रिसेंट जो है और वो अभी चल रहा है। ठीक है, अभी ये एंड नहीं हुआ, ये चल रहा है। तो जो पहला था ज़रब अज़ब वो 2014 से 2017 तक रहा, 15 जून 2014 से 22 फेब 2017। रद्दुल फसाद ये 22 या 23 फेब 2017 से जुलाई 2024 तक रहा। और अभी जो है वो करंटली अज़्म इस्तेकाम है और ये 22 जून 2014 को स्टार्ट हुआ है, 2024 को स्टार्ट हुआ है 22 जून 2024 को। और अभी ये कंटिन्यू हुआ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन, तो ये कब प्रेजेंट कब हुई, तो 7 मार्च 1948 9 में। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब पास कब हुई, तो ये 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1949 को पास हुई। और प्रेजेंट जो है वो 7 मार्च 1949 में। इसको किरदाद मकासद भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन इंग्लिश, उर्दू में किरदाद मकासद। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेनेटर की एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो सदर के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 45 साल है, ठीक है। और इसी तरह मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनना हो, नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए एज कितनी चाहिए, तो वो चाहिए जी 25 साल, ठीक है। तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए ये 25 ईयर्स एज है, और सेनेटर के लिए 30 साल, और प्रेसिडेंट के लिए 45 ईयर्स 45 साल, पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन 48 आवर्स, ठीक है। तो 48 आवर्स के अंदर अंदर, 48 घंटों के अंदर अंदर असेंबली को क्या करना होता है, डिसॉल्व करना होता है। तो अगर प्रेसिडेंट फेल हो जाए कि वो डिसॉल्व ना कर सके, तो आर्टिकल जो 58 है, ठीक है, पाकिस्तान के 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 58, अगर प्रेसिडेंट फेल हो जाए डिसॉल्व करने में, तो जो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। ये आर्टिकल 58 कहता है अगर प्रेसिडेंट फेल हो जाए, ठीक है, तो ये डिसॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस हवाले से, ठीक है। और जो टाइम लिमिट होती है वो 48 आवर्स होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेनजीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कब बनी, तो ये 1988 में। और ये मुस्लिम वार्ड में पहली खातून थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। और इनका अगर टेन्योर जो पहला था वो 1988 से 1990 तक है। और इसी तरह इनकी जो सेकंड टर्म है वो 1993 से 1996 तक है, ठीक है, 1996 तक ये इनकी सेकंड टर्म है, दो टर्म। और इनकी जो असैसिनेशन हुई है वो 27 दिसंबर 2007 को, ठीक है, ये असैसिनेशन इनकी हुई है। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए, ठीक है। और ये फर्स्ट मुस्लिम वर्ल्ड में ये पहली खातून थी जो कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे पहुंची। और डाटर ऑफ द ईथ और डाटर ऑफ द डेस्टिनी इनकी दो मशहूर किताबों के नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रिटी ऑफ, तो जो किस ट्रिटी के तहत कश्मीर को सोल्ड किया, ट्रिटी ऑफ अमृतसर में के तहत सोल्ड किया। और 75 लाख में, ठीक है, ओनली फॉर 75 लाख ये सोल्ड कर दिया। और ये ट्रिटी ऑफ अमृतसर अगर हम देखें तो ये कब हुई, तो ये मार्च 1846 में हुई, ठीक है। तो इसके बाद जो गुलाब सिंह डोगरा था वो महाराजा बन गया कश्मीर का, ठीक है। तो ये आपको के हवाले से ट्रिटी ऑफ अमृतसर है, और ये 1846 मार्च 1846 में हुई है। नेक्स्ट हमारा है कि अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रिसिपेंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएच डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने जो पीएचडी की है वो किस यूनिवर्सिटी से की है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने पीएचडी की डिग्री की है 1952 में, ठीक है, 1952 में इन्होंने पीएचडी की। और इनका जो टॉपिक था वो थ्योरेटिकल फिजिक्स थी, थ्योरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने पीएचडी की थी, थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा देखें तो इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके हवाले से बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये इंग्लैंड में है जी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यूएसए और इंग्लैंड में, तो ये इंग्लैंड में है। और उसके अलावा अगर देखें तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो थी ये कब फाउंड हुई, तो ये 1209 में ये बनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह ये थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूरोप वर्ल्ड में अगर देखें या वर्ल्ड में देखें तो ये थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी। जो पहली फर्स्ट थी ये यानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड में वो बुलगाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ बुलगाना। और बुलगाना यूनिवर्सिटी इटली में है, और ये 1088 में बनी, ठीक है,
ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है। और ऑक्सफोर्ड जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो 1096 में ऑलमोस्ट ये बनी। और ये सेकंड ओल्डेस्ट इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, और जो थर्ड है वो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि 1209 के में बनी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए। नोबेल प्राइज़ इन्होंने 1979 में, ये वो शेयर्ड नोबेल प्राइज़ था, जो वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ इन्होंने मतलब शेयर था। दो और साइंटिस्ट थे और तीसरे ये थे। ये इनका शेयर नोबेल प्राइज़ था फिजिक्स में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हबा खातून इज फेमस पोएटेस ऑफ विच लैंग्वेज। तो जो हबा खातून है वो किस लैंग्वेज की फेमस पोएटेस हैं। तो ये कश्मीरी लैंग्वेज की हैं। ये बेसिकली 1554 से लेके में पैदा हुई और 1609 में इनकी डेथ हुई। तो हबा खातून जो है यानी ये 16 17 सेंचुरी में इनका पीरियड है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन। तो ये जो बाय प्रोफेशन थे ये बैंकर थे, रिनाउंड उर्दू राइटर। और इनका अगर हम ये प्रोफेशन जो हमने देखा है तो वो क्या थे, ये बैंकर थे। और ये इनकी जो डेथ हुई है ये 2018 में हुई है। ठीक है, इनकी डेथ आपको पता है क्योंकि ये रिसेंट ईयर्स में हुई है, तो ये 2018 में इनकी डेथ हुई है। इनके अगर नोटेबल वर्क्स देखें, नोटेबल जो इन्होंने काम किए हुए हैं वो कौन कौन से हैं नोटेबल वर्क्स अगर हम इनके देखें, तो वो है जी चिराग तले। ठीक है, चिराग तले है। इसके अलावा अगर आप देखें तो खाकम बंधम है, खाकम बंधन है, ये इनका नोटेबल वर्क है। उसके बाद जरगुजिश्त है, ये यानी इनकी बुक्स हैं। और आबे गम, ठीक है, आबे गम, जो कि 1990 में ऑलमोस्ट ये काम ये बुक रिलीज हुई थी। और ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के, खाकम बंधन, चिराग तले, जरगुजिश्त और आबे गुम, आबे गम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको इनके हवाले से। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद आजम। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया गया कायद आजम साहब को, कब दिया गया और किसने दिया। तो ये सर जोनी नायडू ने दिया 1916 में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक प्लेटफार्म में इकट्ठा किया लखनऊ पैक्ट के थ्रू। तो ये 1916 में, जो कि लखनऊ पैक्ट के मौके पे आपको सर जॉनी नायडू की तरफ से ये अवार्ड या टाइटल दिया गया। ठीक है, टाइटल ये जो दिया गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वज़ीर आज़म रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ। तो उन्होंने रिज़ाइन किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रोलेट एक्ट की वजह से, यानी जिसको मिंटो चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मोंटेग्यू चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और ये रिज़ाइन इन्होंने कब किया, ये 1919 में किया। ठीक है, 1919 में किया। बाकी ये कांग्रेस के कायद आज़म साहब कंबाइन मेंबर मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के 1919 से 1920, और 1920 में आपने कांग्रेस से रिजाइन किया। कांग्रेस को कब छोड़ा, कांग्रेस लेफ्ट 1920। और मुस्लिम लीग के कब, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कब मेंबर बने, 1913। ठीक है, और कांग्रेस के कब मेंबर बने, 1906 में आप कांग्रेस के मेंबर बने। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि settlement of border dispute and signing a boundary agreement with China proved a milestone in the history of Sino-Pak relation. Which of the following diplomats rendered his services to final the agreement? तो ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो थे वो एज अ डिप्लोमेट के तौर पे पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने काम किया। और ये जो अगर हम एग्रीमेंट देखें तो ये 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च 1963 को हुआ। जो कश्मीर का इलाका वहाँ का ये बॉर्डर एग्रीमेंट था, कश्मीर की मतलब बाउंड्री को सेट किया गया। तो ये बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ जी 2 मार्च 1963 को। और इसके हवाले से आप देखें तो उस वक्त जो एरा चल रहा था वो अयूब खान का दौर था। ठीक है, अयूब खान के दौर में ये हुआ। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने एज अ मीडिएटर काम किया। नेक्स्ट हमारा है कि क्वेश्चन, कपास का फूल किसने लिखा, इज रिटन बाय। तो ये अहमद नदीम कासमी साहब ने कपास का फूल लिखा।
बाकी हम देख लेते हैं कि एमन नदीम कासमी के कौन कौन से नोटेबल वर्क हैं। एक तो ये कपास का फूल हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो सनाटा है वो भी एमन नदीम कासमी साहब का नोटेबल वर्क है। मेरे हम सफ़र, ठीक है, मेरे हम सफ़र भी इनका ही है, मेरे हम सफ़र। तो इसके अलावा देखें तो लोहे खाक जो है वो भी इनका है। और इसके अलावा मुहीत जो है वो भी इनका है। आस पास, आस पास, ये इनके नोटेबल्स वर्क हैं, ठीक है। और भी होंगे ये, लेकिन हमने सिर्फ जो प्रोमिनेंट है वो देख लें आप। और जमाल, ठीक है, सनाटा, मेरे हम सफ़र, लोहे खाक, जमाल, आस पास, आबले, मुहीत, और ये सारे इनके नोटेबल वर्क्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको इनके कोई भी आ जाए, अभी तो उसने कपास का फूल पूछा है, वो सनाटा पूछ सकता है, मेरे हम सफ़र पूछ सकता है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जगीर खान वन स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स। तो ये ब्रिटिश ओपन जो है वो इन्होंने जीती 10 टाइम्स। और ये हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो वर्ल्ड ओपन है इन्होंने 6 दफ़ा जीती, ठीक है, जगीर खान साहब ने। स्क्वैश स्क्वैश के बारे में डिटेल अगर आपने देखनी है तो वो पिछली वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और ब्रिटिश ओपन इन्होंने 10 दफ़ा जीती और ये अनबीटन रहे 5 साल के लिए कंजेक्टिव, 1981 से 1986 तक। और ये 505 जो 555 जो मैचेस थे इन्होंने वो कंजेक्टिवली जीते, ठीक है। और ब्रिटिश ओपन इन्होंने इसी एरा में जीती, 1981 से 1991 तक ऑलमोस्ट, या 1992 तक। तो ये, और इन्होंने कितनी दफ़ा जीती, तो ये 10 टाइम्स। बाकी आप इसको देख सकते हैं, अगर डिटेल देखनी है स्क्वैश के बारे में तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाके आप डिटेल देखें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, और अपनी प्रॉपर नोट्स मेकिंग आप लोग कर रहे होंगे, ताकि आपके लिए आसानियाँ हो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हो आपका हो। तो आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करेंगे, और वीडियो को शेयर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।